I really congratulate Ritesh for this success to you and your parents. मैं भी कुछ देर के लिए शॉक था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी क्लास आपने देखी मैथ और स्टैटिस्टिक्स की, तो आपको पता कैसे चला अबाउट माय क्लासेस एंड ऑल? क्लास 12th जो है वो विद मैथ्स था आपका या विदाउट मैथ्स? सीए फाउंडेशन में आपने मतलब कब से प्रिपरेशन शुरू करी थी, कितने महीने दिए? थोड़ा इनिशियल जो आपका जर्नी है वो मेरे को थोड़ा बताइए। आपकी और वीडियोस देखी तो फिर वैसे ही आपकी क्लासेस में जैसे मैंने देखी यूट्यूब पे, अच्छी लगी। मैंने पहले कुछ लेक्चर्स देखे, अच्छे लगे। उसके बाद वहाँ से फिर आगे से बढ़े। तो आपने जून अटेम्प्ट दिया ही नहीं था? हेलो गाइस, वेलकम। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? सो ऑल द व्यूअर्स ऑफ अवर चैनल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अ वेरी स्पेशल पर्सन इज देयर। इनका नाम है रितेश अग्रवाल। और भाई, ये कोई ऐसे वैसे स्टूडेंट नहीं है। इन्होंने सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 में पेपर नंबर 3 मैथ्स, एलआर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। यस, यू हर्ड राइट, 100 आउट ऑफ 100। तो इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट रितेश फॉर दिस सक्सेस टू यू एंड योर पेरेंट्स। हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे। इस पूरी वीडियो में हम लोग रितेश की जर्नी के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी गाइडेंस या कुछ ऐसे टिप्स रितेश से लेंगे जो कि आप भी अपनी प्रिपरेशन में उसे ऐड ऑन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर सकते हो। सो वेलकम रितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर थैंक टू यू यू, सर। बताइए हाउ आर यू फीलिंग? एंड ये सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इंटरव्यू देके, कल मार्क्स देखे तो बहुत जैसे खुशी हुई मार्क्स देख के अपने। मैं भी कुछ देर के लिए शॉक था। मैथ्स में 100 थे, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 100 होंगे। जैसे एक्सपेक्ट किया था अच्छे आएंगे, पर इतना अच्छा वैसा। राइट, पेपर अच्छे आए थे इस बार। मतलब देयर वाज नो स्ट्रेंज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सब कुछ इनसाइड द सिलेबस ही था। बट या 100 इज स्टिल समथिंग विच कैन नॉट बी ब्रोकन, राइट? ऐसा रिकॉर्ड जो कभी तो टूट नहीं सकता। तो हर बार क्या होता था ना कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता था कि आपका ये बेंचमार्क है कि 98 को क्रॉस करके दिखाओ। अब मैं अगली बार ये नहीं बोल सकता लेकिन यार, कि 100 को क्रॉस करके दिखाओ। इट इज लाइक नाउ डन। अभी यही मैक्सिमम है, दिस कैन इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो बहुत अच्छा लग रहा है। रितेश, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा आपसे कि सीए फाउंडेशन में आप जो है, मेरी क्लास आपने देखी मैथ और स्टैटिस्टिक्स की, तो आपको पता कैसे चला अबाउट माय क्लासेस एंड ऑल? सर जब मैं सीए फाउंडेशन की अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाला था, तब जैसे यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि क्लासेस कैसी रहेंगी, कौन सी लेनी चाहिए। तो फिर वैसे ही आपकी क्लासेस में जैसे मैंने देखी यूट्यूब पे, अच्छी लगी। मैंने पहले कुछ लेक्चर्स देखे, अच्छे लगे। उसके बाद वहाँ से फिर आगे से बढ़े, आपकी और वीडियोस देखी। सो फिर बेसिकली यूट्यूब से अच्छा आपने लगा देखा, मुझे। यूट्यूब से आपको पता चला और इवेंचुअली फिर आपने जो है प्रिपरेशन में अपना यूज किया। मैं ये जानना चाहता हूँ साथ में आपको थोड़ा बैकग्राउंड कि आप कहाँ से हैं और आपने क्लास 12th जो है वो विथ मैथ्स था आपका या विदाउट मैथ्स था, ये एक बात बताइएगा हमको। और सीए फाउंडेशन में आपने मतलब कब से प्रिपरेशन शुरू करी थी, कितने महीने दिए? थोड़ा इनिशियल जो आपका जर्नी है वो मेरे को थोड़ा बताइएगा। सर मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। मैंने क्लास 12 यहीं से की, पुरुलिया से। मेरे 12th में मैथ्स भी थे। मैंने 12th में मैथ्स के साथ किया था। जब मैं फाउंडेशन का स्टार्ट कर रहा था, तब मुझे जैसे फाउंडेशन के बारे में उतना अच्छे से आइडिया नहीं था कि उसमें मैथ कैसे रहता है, कितना जैसे डिफिकल्ट रहता है, क्या वो सिलेबस सेम रहता है 12th से या फिर डिफरेंट रहता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी अप्रोच जैसे कि एक बार जैसे पहले फेमिलियर हो जाऊं सब्जेक्ट से, वैसी थी कि सब्जेक्ट को धीरे धीरे जान लूं। और मैथ्स मुझे अच्छा लगता था पहले से ही, जैसे 10th से पहले से भी मुझे मैथ्स में थोड़ी इंटरेस्ट थी, इसलिए भी। और फिर फाउंडेशन के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में जैसे मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहा, जैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दूं एक बार। फिर रिविजन्स एंड एमटीपीज है एक्सेट्रा। ओके, तो जैसे कि आपने दिसंबर 23 में दिया, तो आपका 12th कब कंप्लीट हुआ था? मेरा 12th तो मार्च के एंड में कंप्लीट हुआ मतलब था। 2023 में ही आप पास आउट हुए 12th में? 2023 के मार्च के एंड में। तो आपने जून अटेम्प्ट दिया ही नहीं था, मतलब आपने पहले ही प्लान किया था दिसंबर का? नहीं, असल में क्या हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि जून अटेम्प्ट के लिए दिसंबर में रजिस्टर करना होता है। ओके। मतलब दिसंबर 22 2022 तक मैंने रजिस्टर नहीं किया था, इसलिए मुझे उसके अच्छा। बारे में आइडिया नहीं था। फिर पता चला तो मैंने दिसंबर के लिए रजिस्टर किया और स्टडी स्टार्ट की। मैंने स्टडीज शायद अप्रैल के एंड में स्टार्ट की थी। अप्रैल के एंड में?
अप्रैल के अप्रैल end के में। एंड के आसपास आपने शुरू करके 3 साढ़े 3 महीने में आप बोल रहे हो कि आपने फाउंडेशन का कोर्स खत्म किया था ना? 3 4। नहीं, 3.5 months वैसे। ओके, मतलब मान के चलो कि मई जून जुलाई, तो मतलब आपने बाकी का जो टाइम था आपका, आई गेस अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, करीबन 3 से 4 महीने आपके पास और बचे थे। तो इन 4 महीनों में आपने मतलब क्या अप्रोच डिसाइड की थी? जैसे आपकी क्लासेस खत्म हुई होगी आपने, हाँ मैं आपसे ये पूछना भी भूल गया, हालांकि अपनी फोन पे जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपने मेजॉरिटी चीजें सेल्फ करी हैं और मेरे वीडियोस की हेल्प आपने ली बाकी एक्स्ट्रा चीजों के लिए, जैसे कि ओटीएम हो गया, थ्योरी है जरूरी हो गया, रिविजन्स हो गए, वन शॉट रिविजन्स। शॉर्ट्स। तो जब आप सेल्फ कर रहे थे तो क्या आपको कहीं चैलेंज आ रहा था मैथ्स में जिसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ा, और अगर वो चैलेंज आ रहा था तो क्या वीडियो से वो चीज को हेल्प मिली, नहीं मिली? नहीं, ऐसा ऐसे मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने भी 11 में 12 में मुझे प्रॉब्लम थे, तो वो फाउंडेशन में भी कंटिन्यू हुई थी। उसके लिए मैंने वीडियोस देखी थी। और फिर बाद में एंड मोमेंट्स पे लास्ट जो 4 मंथ्स थे उसमें मैंने रिविजनरी वीडियोस देखी पूरी, जैसे आपकी वो ओटीएम सीरीज थी वो मुझे अच्छी लगी थी। उसमें आप जैसे सारा एक सब चैप्टर का सारा सिलेबस कवर करते थे। तो उससे क्या है कि अगर मैं कुछ चैप्टर में स्किप भी कर देता तो उसमें भी मदद हो गई। और जनरली स्टार्ट्स के लिए मुझे और ज्यादा मदद हुई। स्टार्ट्स मेरे लिए नया था, मैंने 12th में इकोनॉमिक्स किया था पर उतना ध्यान नहीं दिया था 11 12 पे इकोनॉमिक्स पे। तो स्टार्ट्स में मैं थोड़ा कमजोर था, तो स्टार्ट्स में बहुत चीजें मुझसे स्किप हो जा रही थी, बिना क्लासेस के सेल्फ में अच्छा से हो नहीं पा रहा था। तो फिर आपकी वीडियोस देखे तो मुझे बेनिफिट हुई है सच में। ओके, उसके चलो लिए दैट्स थैंक यू। ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जब आपका रिजल्ट आया और इतना बढ़िया आपने स्कोर किया, 300 प्लस आपका टोटल आया है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स से जब आपने रिजल्ट बताया तो थोड़ा कुछ मूवमेंट बहुत बताएंगे हम लोगों खुश थे, मतलब वो भी सरप्राइज थे, को? ऐसे अच्छा। इतना अच्छा रिजल्ट आया। हम्म। सरप्राइज क्यों? आपका अच्छा पेपर तो गया था ना? नहीं, पर ऐसे पेरेंट्स को लगता है ना कि बच्चा कम पढ़ रहा है वैसे। तो अच्छा। मेरी मॉम को भी लगता था कि मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, तो उसकी वजह से मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। अच्छा। इसलिए थोड़ा डर था वैसा। लेकिन आपको अंदर से पता होगा तो पास तो आराम से हो रहे हैं, है ना? हाँ सर, पास हो रहे अब 325 जैसे, वो मैंने नहीं सोचा था कि 325 बचेगी। राइट राइट राइट, कि बहुत कुछ अच्छी बात। पेपर जैसे अच्छे नहीं गए थे थोड़े, जैसे अकाउंट्स में फर्स्ट डे अकाउंट्स था ना, तो मैं थोड़ा घबरा गया था अकाउंट्स पेपर के टाइम पे। हम्म। और टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे और अगले पेपर के लिए अच्छा से किया। तो मैथ्स का पेपर मैंने आपको कितनी देर में पूरा हो गया था? 1 hour 40 minutes। 1 आवर 40 मिनट्स में? तो फिर आपने एक बार उसको रिवाइज भी कर लिया था, चेक भी कर लिया था, रीचेक? हाँ सर, कर लिया था। अच्छा, फिर तो भाई सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी चीज ये बताओ कि जो लास्ट 1.5 डेज होते हैं उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं मैथ्स वाला स्टेट्स की बात करूं तो उसमें तुमने क्या किया था? मतलब कैसे डिसाइड किया था कि यार ये 1.5 घंटे दिन में क्या क्या कर लूंगा मैं? सर लास्ट 1.5 डेज में मैं पहले तो थोड़ा जिस दिन एग्जाम लिखा है उस दिन थोड़ा देर ऐसे ही सो गया था, क्योंकि जैसे पूरे दिन होगा। की थकान थी। और जैसे सेंटर से आना जाना वो सब भी थोड़ा था। हम्म। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट डे मैथ्स थोड़ा कर लिया था, जो जो इजी चैप्टर्स थे वो सब, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स थे वो सब कंप्लीट कर लिए थे। फिर अगले दिन स्टार्ट से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट से स्टार्ट किया। स्टार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था और लंबा भी था, तो थोड़ा टाइम टेकिंग था। और उसके बाद 1 घंटा मैंने एलआर पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। एलआर 1 घंटा किया, एलआर मेरा पहले हो चुका था। मैंने पहले बहुत सारे पेपर्स भी सॉल्व किए हुए थे, तो एलआर हो चुका था, तो एलआर पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। और मैथ्स अच्छे से किया। मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे लास्ट ईयर थोड़े बहुत। नहीं तो जैसे 1.5 डेज में जैसे तुमने बोला कि मैथ्स कर लिया, तो बेसिकली तुम क्या करते थे? कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते थे, क्वेश्चंस को, या फिर तुमने कोई टिक करके रखे थे क्वेश्चंस की ये मुझे करने हैं? एग्जैक्टली क्या नहीं किया तुमने? सर, मैंने पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मुझे पहले प्रॉब्लम हुए थे, या फिर मैंने पहले रिवीजन के टाइम पे मार्क कर लिए थे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो सब थोड़े प्रैक्टिस किए। और सर एक वो आपकी शायद एक वीडियो भी थी एमसीक्यूज की, वो भी देखी थी। अच्छा, जैसे एन 100 MCQs बिफोर एग्जाम, वो अलग है? जिसमें वो मेंटी क्विज हमने किया था एग्जाम के एक दिन पहले, उतना क्लियरली नहीं याद आ रहा, पर वैसी ही कुछ एक वीडियो थी। जिसमें थ्योरी के वो मैंने MCQ। जब हाँ सर, जब मैं एग्जाम सेंटर जा रहा था तब उसे देखते जा रहा था। अच्छा, उसकी PDF शायद या वीडियो तुमने देख ली होगी उसकी। ये वीडियो थी सर। ओके। तो उसमें कोई क्वेश्चंस आए कि नहीं आए थ्योरी के? सर आए थे। हाँ, खैर जिसने सब कुछ पढ़ा होता है उसको ये नहीं स्पेसिफिक याद होता कि कहाँ से क्या पढ़ा था, क्योंकि हाँ। तभी कुछ तो सिलेबस में से आता है। ठीक है। तो यार
बच्चे जो पूछते हैं जनरली टॉपर्स लोगों से कि कितने घंटे पढ़ना था, तो क्या आपने कभी माइंड में रखा था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, और आप कितने घंटे कवर कर लेते थे? सर ऐसा कुछ नहीं था कि कितने दिन में इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है। सर मैं एक टारगेट रखता था कि दिन में जैसे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स डिसाइड कर लिए, तो ये चैप्टर्स मुझे कंप्लीट कर लेना है। सर आज मैं अगर मैथ के 2 चैप्टर कर रहा हूँ, ईगो के 1 चैप्टर कर रहा हूँ, वैसे कर लेता था। या मतलब फिर तुम टारगेट बेस्ड चलते थे? हाँ सर, टारगेट बेस्ड। अच्छा, और जैसे कभी तुमने टारगेट रखा नहीं हुआ तो फिर? सर वैसा तो होता था, फिर जैसे थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना पड़ता था। हाँ, फिर मतलब मैंने जरूरत पड़ने पर अपने प्लान को अपडेट करना पड़ता है ना। सर क्योंकि जैसे इस वीक के मैंने प्लान्स किए, तो इस वीक में नहीं हुआ तो मुझे से 1-2 दिन और लग गए, 3-4 दिन कभी कभी और लग कैरी जाता, वैसे फॉरवर्ड हो करना। जाता। हम्म। कभी यहाँ वहाँ जाना हो गया तो उसके वजह से टारगेट्स कैंसिल हो जाते थे। और बाकी तुमने सेक्रीफाइसेस क्या किए सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए, कि भाई क्योंकि एग्जाम है तो सैक्रिफाइस। मैं। सो कुछ टाइम के लिए इंस्टा डिलीट कर दिया था। अच्छा, हाँ। तो अभी सो भी फिर डिलीटेड एग्जाम है के क्या? बाद ही स्टार्ट किया। हम्म। अभी भी डिलीटेड है कि फिर वापस चालू कर लिया एग्जाम? अभी एग्जाम के बाद फिर से इंस्टॉल कर लिया था। अच्छा, दूसरा? और और थोड़ी बहुत ऐसी सब फोन की, मोबाइल की आवाज कम की, थोड़ी कम देर चलाने की कोशिश की। मतलब फोन ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन था जिसपे तुमने कंट्रोल किया, उससे काफी तुम्हारा टाइम बचा बेसिकली, और दोस्तों से मिलना जुलना ये सब? सर वो जैसे नॉर्मली होता था, अभी कोरोना के बाद से थोड़ा कम ही हो गया था वो सब, दूसरों अच्छा। से मिलना जुलना। बहुत फ्रिक्वेंट नहीं था। और हेल्थ के लिए क्या करते थे, हेल्थ के लिए, माइंड की हेल्दी रखने के सर लिए? थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करता था घर पे, 10-20 मिनट्स डेली अच्छा, तो ऐसे। करते थे डेली की ऐसे कभी कर लिया, नहीं किया वैसे? कभी कभी नहीं मन किया तो नहीं करता था, वरना कर लेता था। अच्छा, मेजरली कोशिश करते थे कि हो जाए। हाँ, इसलिए ट्राई करता था कि कर लूँ। चलो, तो अब भाई जो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे पहली बात तो क्या होता है, जब जिसका किसी का बहुत अच्छा स्कोर आता है तो बच्चों का एक पॉइंट रहता है, और जो वैलिड पॉइंट भी है, कि सर वो तो बच्चे में वो टैलेंट है, हमारे अंदर तो वो नहीं है। मैं टोटली एग्री करता हूँ कि भाई कुछ लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग की ग्रेस्पिंग होती है, इसलिए वो जल्दी कवर करते हैं, उनके ज्यादातर एग्जाम्स में अच्छे नंबर आते हैं, दैट इज ऑल फाइन। लेकिन सबसे कुछ ना कुछ सीखने को होता है, ठीक है? तो हम भी यहाँ पर जो है रितेश से कुछ टिप्स लेते हैं स्पेसिफिक टू मैथ्स एलआर स्टैटिस्टिक्स, पहले पूछ लेते हैं, फिर जनरल पूछ लेते हैं कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आपके जो जूनियर हैं या फिर जो अभी क्लियर नहीं कर पाए, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब एग्जाम्स को लेके क्या चीजें उनको पता होनी चाहिए? जनरली बहुत सारी चीजें टीचर बोलते हैं, पर कुछ चीजें शायद आपको भी रियलाइज हुई होगी अभी अभी एक्सपीरियंस करके, कि जो ज्यादातर लोग गलती करते होंगे। तो थोड़ा सा गाइड करिए आप अपने जूनियर्स को। सर बहुत लोग ये करते हैं, मैंने देखा है कि वो चैप्टर स्किप कर देते हैं, कि जैसे उनको ये चैप्टर में थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है तो वो स्किप कर दिया। मैं वैसे नहीं रिकमेंड करूंगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको वो चैप्टर में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लग भी रही है तो आप उसे एक बार जैसे ट्राई करें। हो सकता है आपको उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना हो, पर आप उसे ट्राई करें। फिर दूसरी चीज की, जो मार्क्स की वेटेज रहती है उसके बेसिस पे चैप्टर्स किया करें। कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना होता है क्योंकि उस पे ज्यादा मार्क्स आते हैं। और जैसे कुछ चैप्टर्स पे जिसमें कम मार्क्स के रहते हैं, 1-2 मार्क्स के, उसमें थोड़ा कम फोकस से भी चल जाता है। फिर और एक चीज, कैलकुलेटर से भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। कैलकुलेटर की सारी ट्रिक्स आनी चाहिए। कैलकुलेटर पे हमारा जैसे एकदम स्पीड भी अच्छा होना चाहिए कैलकुलेटर पे। तो उससे एग्जाम टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जाम टाइम हमें 2 घंटा में बहुत 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसके लिए कैलकुलेटर से करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सो यही दोनों, और कुछ तो वैसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट को लेके एक चीज बता दो कि तुमने कैसे मतलब अटेम्प्ट किया था एग्जैक्टली 2 घंटे में? तुमने कितनी देर में पेपर पूरा किया था मैथ्स का? 1 आवर 40 मिनट्स के अराउंड। 1 आवर 40 मिनट्स, जहाँ मतलब 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे भी लोगों को कम पड़ते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने ऐसा क्या प्लान वहां पर या क्या सीक्वेंस फॉलो किया था जिसकी वजह से 1 आवर 40 मिनट में हो गया था? सर ये प्रैक्टिस की वजह से हुआ था। सो मैंने घर पे एग्जाम के पहले और उसके पहले और भी एमटीपीज प्रैक्टिस की थी बहुत सारी। मैंने क्या किया था, एक ओएमआर शीट की मतलब जेरोक्स प्रिंट करवा ली थी, फिर उस पे फिल करने की प्रैक्टिस करता था। तो घर पे ऐसे टाइम दिखता था कि 2 आवर्स के विद इन में कितनी क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती थी, स्टार्टिंग में 2 आवर्स में पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही ज्यादा ज्यादा सॉल्व करने लगा, वैसे ही धीरे धीरे होने लगी कि अब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिर मेरे पास टाइम बचने भी लगा कि लास्ट में मेरे पास 5 मिनट्स बच जा रहे हैं, 10 मिनट्स बच जा रहे हैं। तो उसमें मैं उन क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे या स्किप कर दिए थे, या जो डिफिकल्ट लगे उन क्वेश्चंस पे ध्यान देता हूँ लास्ट में। तो पेपर में भी तुमने लाइन से 1 2 3 4 करते गए थे या फिर कुछ नहीं सर, मैं सिलेक्टेड करते लाइन गए? से ही कर रहा था, बस जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रही थी उसे मैं स्किप कर दिया।
था। मतलब जैसे कोई जो डिफिकल्ट लेंथी था तो था, पहले कोशिश नहीं किया, पहले उसको छोड़ के आगे बढ़ गए? नहीं एक बार ट्राई किया, अगर एक बार में आंसर नहीं आ रहा तो मैं स्किप कर देता था। अच्छा, और फिर जब एक बार पूरा हो गया फिर दूसरे राउंड में उनको किया? हाँ, तब दूसरे राउंड में उन्हें सॉल्व किया। ओके, तो ये बात हम क्लास में भी कई बार बताते हैं कि यार कभी भी कहीं स्टक हो ना, तो बस उसको वहीं तुरंत छोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 100 क्वेश्चन है करने को। अगर बाकी के सारे हो गए, फिर टाइम बचा है, तो आपको उसको दूसरी बार ट्राई करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच रितेश यार, बहुत अच्छे इंसाइट्स आपने दिए। और मॉक टेस्ट पेपर वाली जो आपने बात बोली, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे जो रिजल्ट आया वो दिख रहा है कि आपने 1 आवर 40 मिनट्स में पेपर खत्म किया। तो आई थिंक वो 2 घंटे बैठ के टाइमर लगा के ओएमआर शीट प्रिंट करवा के जो आपने प्रैक्टिस करी, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट में, राइट? यस सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट, स्टे इन थैंक टच। यू सर। एंड सच में बहुत ही अच्छा आपने जो है ये अचीवमेंट हासिल किया है, इसके लिए मैं बहुत आई एम रियली फीलिंग प्राउड दैट वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज अचीव्ड दिस। एंड सभी बच्चे भी आपसे बहुत इंस्पायर हैं, यू आर अ बेंचमार्क फॉर ऑल ऑफ देम। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर पेरेंट्स अगेन, थैंक यू सो मच।